नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th भौतिक विज्ञान से 200 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर वस्तुनिष्ठ जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 से शुरू करते हैं। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। जो धातुएं होती हैं उनका परावैद्युतांक अनंत होता है। विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विद्युत द्विध्रुवों के बीच बल द्विध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम यहां पर r के स्थान पर 2r रख देंगे तो 4r² हो जाएगा, यानी 1/4 गुना हो जाएगा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। चौथे नंबर पर देखिए, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है? शून्य होता है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 गुणा 10⁻18 होती है। कितने? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य होता है। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण 90 अंश होता है। समविभव पृष्ठ एवं विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण होता है 90 अंश। कुचालक माध्यम के होने से विभव घटता है। कुचालक माध्यम के होने से क्या होता है? विभव घटता है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। यहां पर 9वें नंबर पर वायु या निर्वात का परावैद्युतांक शून्य होता है। वायु या निर्वात का परावैद्युतांक होगा शून्य। पृथ्वी का विभव शून्य होता है। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश शून्य होता है। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होगा? शून्य होगा। 12वें नंबर का महत्वपूर्ण देखिए, निरक्षीय स्थिति में विभव शून्य होता है। निरक्षीय स्थिति में भी विभव कैसा होता है? शून्य होता है। कुचालक माध्यम में होने से विभव घटता है। कुचालक माध्यम में होने से विभव कैसा होगा? घटता है। 14वें नंबर में विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैरड है। विद्युत धारिता को किसमें मापा जाता है? फैरड में मापा जाता है। अब 15वां देखिए, गोली चालक की धारिता 4πε0r होती है। किसकी? गोली चालक की धारिता का सूत्र हमें याद रखना है। 16वें नंबर में दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होता है। दो संधारित्रों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो होगा वो समान होगा। 17वें नंबर पर देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। चालक का प्रतिरोध जो होगा, वास्तव में चालक की जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, रुकावटें उसकी बढ़ती जाएंगी। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है। यदि हम गर्म करेंगे धातु को तो धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, जबकि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता उसकी बढ़ती है। ये अंतर है इसमें दोनों में। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है, धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। इसीलिए तो कोई उपकरण यदि गर्म हो रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, यदि तार गर्म हो रहा है तो उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। यदि ज्यादा मोटे गेज का वायर हम यूज करेंगे तो प्रतिरोध कम रहेगा। कम गेज का वायर यूज करेंगे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कम कर देंगे तो उसका प्रतिरोध कैसा होगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, धातुओं में धारा प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। धातुओं में धारा का प्रवाह कैसे होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। 21वें नंबर में एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। लंबाई दुगनी कर देंगे तो प्रतिरोध कैसा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्धचालक चालक से उल्टा होता है। अर्धचालक का जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है। अति चालक
पदार्थ की चालकता अनंत होती है। अति चालक पदार्थ की चालकता होगी अनंत। 24वें नंबर पर देखिए, किरचॉफ के विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। 25वें नंबर पर देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 26वें नंबर पर देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओर्स्टेड ने की थी। ओर्स्टेड ने किसकी खोज की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी ओर्स्टेड ने। फिर 27 नंबर पर देखिए, एक गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश क्या करता है? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। 28 नंबर, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत होता है। कैसे? धारावाही वृत्तीय कुंडली है, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुंडली के तल के लंबवत होता है बच्चों। अब यहां पर देखिए 29वें नंबर का वस्तुनिष्ठ क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल शून्य होता है, जबकि आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है। तो क्या होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, में गतिमान है कोई आवेश, उस पर जो बल लगेगा वह बल कैसा होगा? शून्य होगा, क्योंकि आवेश की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के ही समांतर होती है। आगे 24 नंबर पर, धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करती है? दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। 25वें नंबर पर देखिए, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श अमीटर हम उसे कहेंगे जिसका प्रतिरोध शून्य होता है। 26 नंबर पर, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आगे देखिए 27 नंबर पर, विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को सदैव हम कहां जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जबकि विद्युत परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्टमीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 29 नंबर पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। 30 नंबर पर देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? फैराडे ने दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? फैराडे ने किया। 31 पर देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम वास्तव में क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। 33वें नंबर पर देखिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत वास्तव में अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। आगे देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। 35 नंबर पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कार्यफलन कहते हैं। 36 नंबर पर, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना को ही तो हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहेंगे? प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, है ना। और इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कहते हैं। किसी धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। और प्रकाश के प्रभाव से यदि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है तो उसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं।
आगे देखते हैं 38 नंबर पर, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बना होता है, प्रत्येक बंडल को फोटान कहते हैं। प्रत्येक बंडल को क्या बोलते हैं? फोटान कहते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा मिलकर जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगे, उसके लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे ही तो हम देहली आवृत्ति कहते हैं। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती विभवांतर का अधिकतम मान उसके आभासी मान का करणी 3 गुना होता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर का जो अधिकतम मान है, उसके आभासी मान का करणी 2 गुना होता है। डायनेमो एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पुराने समय में डायनेमो की सहायता से ही साइकिल के पैडल की सहायता से हम साइकिल को चलाते थे, और उसी से डायनेमो की सहायता से ही क्या होता था? बल्ब जलता था। तो ये बल्ब जलने के काम में मतलब क्या हो रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। ये काम किसका है? डायनेमो का है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए परावैंगनिक किरणों का उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा है। तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग कहते हैं रोगों के कीटाणुओं को मारने के लिए, और सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे गामा है। दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 45 नंबर पर देखिए, तरंग सदिश को के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा के रूप में व्यक्त किया जाता है। किसे? तरंग सदिश को। आगे 46 नंबर पर, एक प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित हो तो परावर्तन कोण का मान 0 होगा। किसी दर्पण पर यदि, समतल दर्पण पर कोई किरण यदि अभिलंबवत आ रही है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध r बराबर 2f होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। F1 और F2 फोकस दूरी के 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? F1 इंटू F2 अपॉन F1 प्लस F2 होगी। आगे देखते हैं 49 नंबर पर देखिए, प्रकाश किरण के एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करने पर उसके मार्ग बदलने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका मार्ग क्या होता है? इस तरह से ना होकर ये बदल गया, तो मार्ग बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, तथा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण के साइन दोनों का जब हम अनुपात लेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू से व्यक्त करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम ऋणावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 जूल होता है। आगे 53 नंबर पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? हर्ट्ज ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। 55 नंबर पर देखिए, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की क्रिया को ताप आयनिक उत्सर्जन कहते हैं। धातु को गर्म किया, उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो उस क्रिया को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं।
प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश से यदि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं तो इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। आगे देखते हैं, देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते, चाहे तीव्रता कितनी भी हो। अभी मैंने बताया आपको कि एक आवृत्ति न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती है, जिससे अधिक प्रकाश से ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रारंभ होता है। लेकिन उससे कम आवृत्ति से प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति होने पर क्या होगा, प्रकाश से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो सकते। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए न्यूनतम देहली आवृत्ति का होना आवश्यक है, तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। प्रत्येक फोटॉन में एक निश्चित ऊर्जा होती है जिसे समीकरण E बराबर h न्यू द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां h प्लांक स्थिरांक तथा न्यू आवृत्ति है। आगे 59 नंबर पर देखिए, इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का SI मात्रक क्या है, 1.76 गुणा 10 की घात 11 कूलाम प्रति किलोग्राम होता है। बोर के 60 नंबर पर देखिए, बोर के सिद्धांत द्वारा जीमन प्रभाव, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट की व्याख्या नहीं की जा सकती। किस किस की व्याख्या नहीं कर सकते हम, बोर के सिद्धांत से जीमन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकते। 61 नंबर पर है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। 22 नंबर पर आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण E बराबर mc² है बच्चों। 63 नंबर पर देखिए, जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में परमाणु की संरचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इन्हें 1935 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। किसे, जेम्स चैडविक को। आगे देखिए 64 नंबर पर, वे तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या समान होते हैं परंतु उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें समभारिक कहते हैं। भार समान है ना, भार समान है, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, समभारिक। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम समभारिक कहते हैं। 65 नंबर पर देखिए, परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होती है, यानी परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। 66 नंबर पर देखिए, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत संलयन प्रक्रिया है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। 67 नंबर है, निर्वात नलिकाओं के सिद्धांत पर कार्य करने वाली कैथोड किरण ट्यूबों का उपयोग टेलीविजन सेटों तथा कंप्यूटर मॉनिटरों में किया जाता है। 68 नंबर, निज अर्धचालक परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन पर कुचालक के समान व्यवहार करते हैं। 0 डिग्री केल्विन पर निज अर्धचालक जो है वो कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। 69 नंबर पर देखिए, अर्धचालक युक्ति पीएन संधि डायोड ही दिष्टकारी का कार्य करता है। अर्धचालक युक्ति पीएन संधि डायोड ही दिष्टकारी का कार्य करता है। 70 नंबर देखिए, निज अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने से पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। अशुद्धि मिला रहे हैं, किसकी, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि हम यदि मिला रहे हैं निज अर्धचालक में तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं।
यहां पर देखिए 71 नंबर पर निज अर्धचालक में पंच संयोजी या 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने से n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो जाते हैं तो n प्रकार का अर्धचालक, जब होल अतिरिक्त हो जाते हैं तो p प्रकार का अर्धचालक। 72 नंबर देखिए, अर्धचालक डायोड मूल रूप से एक pn संधि होती है जो कि p एवं n प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी है। अर्धचालक डायोड वास्तव में क्या है? मूल रूप से एक pn संधि होती है, p प्रकार और n प्रकार संधि होती है जो कि p एवं n प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है ना बच्चों। जैसे कि मैंने अभी बताया कि त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर p प्रकार का अर्धचालक और पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर n प्रकार का अर्धचालक मिलता है, और pn संधि डायोड भी p और n प्रकार के अर्धचालकों से मिलकर बनी होती है। 73 नंबर पर देखिए, एकल ऋणावेश के लिए स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होती हैं। 74 नंबर, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। 75 नंबर पर देखिए, दो विद्युत द्विध्रुवों के बीच की दूरी दुगना कर देने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 1/4 गुना हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उनके मध्य की दूरी को दुगना कर देंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा? 1/4 गुना हो जाता है। 76 नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम है। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं। 78 नंबर, किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। विलगित निकाय का आवेश कैसा रहेगा? सदैव संरक्षित रहता है। अब देखिए 79 नंबर पर, किसी विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश शून्य होता है। विद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश शून्य होता है। मूल आवेश का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 1 फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड। तो देखिए एसआई मात्रक फैराड है और सीजीएस मात्रक स्थैत फैराड है। तो 1 फैराड वास्तव में किसके बराबर होता है? 9 × 10⁻11 स्थैत फैराड के बराबर होता है। जूल बराबर कूलाम गुणा वोल्ट। तो 1 जूल बराबर 1 कूलाम गुणा 1 वोल्ट। फिर 83 नंबर पर देखिए, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। 84 नंबर पर देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता कम हो जाती है। प्लेटों के बीच की दूरी यदि हमने बढ़ा दिया तो उसकी धारिता कम हो जाती है। समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं बच्चों। आगे देखिए 85 नंबर पर, किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। आवेश को यदि हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाते हैं तो किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड है, मैंने अभी बताया। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक फैराड है और सीजीएस मात्रक स्थैत फैराड है। 87 नंबर पर, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। 88 नंबर पर, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण प्रथम नियम, ऊर्जा संरक्षण द्वितीय नियम। बहुत अच्छा है ये तो। 89 नंबर पर देखिए, अनुगमन वेग का मान लगभग 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड होता है। अनुगमन वेग का मान होता है 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड। 90 नंबर पर, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है। अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। आगे देखिए 91 नंबर, सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोड के अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के
अधिकतम विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। 92 नंबर पर देखिए, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। आगे देखिए बच्चों, 94 नंबर पर, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये देखिए अति महत्वपूर्ण चीजें हैं। 96 नंबर पर देखिए, शंट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। शंट को हमेशा कहां जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 97 नंबर पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। 98 नंबर पर, यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होता है। आगे देखिए 99, टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। टेस्ला है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। फिर 100 नंबर पर देखिए, शंट के उपयोग से धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। शंट के प्रयोग से क्या होगा? धारामापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। 101 नंबर पर देखिए, समान दिशा में धारावाही दो समांतर चालकों के मध्य बल आकर्षण प्रकृति का होता है। 102 नंबर पर देखिए, जब दो धारावाही समांतर तार में धारा विपरीत दिशा में है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नेक्स्ट, यहां पर देखिए 103 नंबर पर, एसआई पद्धति में ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर गुणा मीटर है। तो ध्रुव प्राबल्य का मात्रक क्या है एसआई पद्धति में? एम्पियर गुणा मीटर है। 104 नंबर पर देखिए, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा S से N की ओर चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। S से N की ओर होती है। कहां पर? चुंबकीय अक्ष के अनुदिश होती है। 105 नंबर पर देखिए, अक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश S से N की ओर होती है। अक्षीय स्थिति में भी क्या होता है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है चुंबकीय अक्ष के अनुदिश S से N की ओर होती है। 106 नंबर, निरक्षीय स्थिति में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय अक्ष के अनुदिश N से S की ओर होती है। तो अक्षीय स्थिति में S से N की ओर और निरक्षीय स्थिति में N से S की ओर होती है। 107 नंबर पर देखिए, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति की तुलना में चुंबक के मध्य बिंदु से उतनी ही दूरी पर चुंबकीय अक्ष की तीव्रता दुगनी होती है। 108 नंबर पर, अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होंगे और प्रतिचुंबकीय प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है। चलिए 111 नंबर पर देखते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है। 112 नंबर पर देखिए, किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक उत्तर की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। कहां पर? भौगोलिक यामोत्तर पर। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु कहां प्राप्त होता है? चुंबकीय यामोत्तर स्थिति में प्राप्त होता है। तो ये होता है भौगोलिक यामोत्तर पर और ये प्राप्त होता है चुंबकीय यामोत्तर पर। ये नीचे वाला कहां प्राप्त हो रहा है? चुंबकीय यामोत्तर पर। किसी दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव को भौगोलिक दक्षिण की ओर रखकर क्षेत्र रेखाएं खींचने पर उदासीन बिंदु चुंबकीय यामोत्तर स्थिति में प्राप्त होता है। फिर देखिए 114 नंबर, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। 115 नंबर पर, भंवर धाराओं को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के
क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, प्रश्न आता है, ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित क्यों बनाए जाते हैं? तो भंवर धाराओं को क्या करने के लिए, कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं। 116 नंबर देखिए, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल आंकिक मान प्रेरकत्व के बराबर होता है। कब? जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई है तो उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का आंकिक मान प्रेरकत्व के बराबर होता है। 117 नंबर देखिए, एक कुंडली के अंदर लोहे का क्रोड रखने पर उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। कुंडली के अंदर यदि लोहे का क्रोड रख दिया जाए तो उसका स्वप्रेरकत्व बढ़ जाता है। 118 नंबर पर देखिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है उसकी दर जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे 119 नंबर पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फिर देखिए, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। आगे देखिए 121 नंबर पर, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। उसी के कारण विरोध, जिसके कारण वो उत्पन्न, उसी का विरोध करता है जिसके कारण वह उत्पन्न हुआ है। बोलते हैं ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न हुआ है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का ही क्या करता है, विरोध करता है। 122 नंबर, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम वास्तव में क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। 123 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करना है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हमें लगाना है। 124 नंबर देखिए, एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है, हेनरी है। 125 नंबर पर देखिए, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। फेरों की संख्या यदि आप बढ़ा देंगे तो प्रेरकत्व बढ़ जाता है। 126 नंबर, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है ना, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। 127 नंबर पर, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर स्वप्रेरण के कारण चिंगारी निकलती है। विद्युत परिपथ को यदि अचानक तोड़ा जाता है तो स्व प्रेरण के कारण चिंगारी निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर, लेंज के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम है। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम है। 129 नंबर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। 130 नंबर, एसआई पद्धति में स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, रिपीट है। 131 नंबर पर देखिए, वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर इसका प्रेरकत्व बढ़ जाता है। 132 नंबर पर, चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। ये 4-5 प्रश्न रिपीट हुए हैं। 133 नंबर पर, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर स्वप्रेरकत्व के कारण चिंगारी निकलती है। और 134 नंबर पर, एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य का कलांतर क्या होता है, 90 अंश होता है। एलसी परिपथ में क्या होता है, धारा और विभवांतर के मध्य जो कलांतर होगा वह 90 अंश होता है। आगे देखिए बच्चों 135 नंबर, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान I0 और आभासी मान IRMS में संबंध I0 बराबर √2 IRMS होता है। 136 नंबर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक ट्रांसफार्मर की तुलना में कम होती है ना। तो यहां पर देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या की तुलना में कम होती है। यानी प्राथमिक में फेरों की संख्या कम रहेंगी और द्वितीयक में फेरों की संख्या अधिक रहती है। किसमें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में।
और प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। 138 नंबर पर देखिए, एक शुद्ध धारितीय परिपथ में धारा विद्युत वाहक बल से कला में 90 अंश आगे होती है। तो विद्युत वाहक बल से धारा कला में 90 अंश आगे होती है। कहां? एक शुद्ध धारितीय परिपथ में। 139 नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, बिल्कुल। फिर 140 नंबर पर देखिए, भूस्थायी उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे होता है। 141 नंबर पर, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 142 नंबर पर, पृथ्वी तल से ओजोन परत की ऊंचाई लगभग 30 से 50 किलोमीटर होती है। पृथ्वी तल से लगभग 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत है। 143 नंबर पर, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अंधेरे में यदि हमें फोटोग्राफी करना है तो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। 144 नंबर, पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। पराबैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब जो हैं वो क्वार्ट्ज के बनाए जाते हैं। चलिए 145 नंबर पर आते हैं, विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। 146 नंबर, एक्स किरणों द्वारा शरीर की टूटी हड्डी का पता लगाया जाता है। एक्सरे, एक्सरे करवा लो बोलते हैं, कोई गिरता है पड़ता है ना तो एक्सरे करवाते हैं ना, वही एक्स किरणें हैं। एक्सरे के द्वारा शरीर की टूटी हड्डी का पता लगाया जाता है। 147 नंबर, किसी चालक में स्थायी धारा प्रवाहित करने पर विस्थापन धारा का मान 0 होता है। 148 नंबर, रडार प्रणाली में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। और 149 नंबर पर देखिए, ऊष्मा की संवेदनशीलता अवरक्त किरणों द्वारा उत्पन्न होती है। 150 नंबर पर है, दूर संचार के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। 151 नंबर, 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। 1 मिलीमीटर से 100 मिलीमीटर वाली जो तरंगे होती है सूक्ष्म तरंगे कहलाती हैं। 152, गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। 153 नंबर, एक त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग का सूत्र C बराबर 1/√ε0 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट है। 155 नंबर, विद्युत स्फुलिंग के निकट ओजोन की गंध निकलती है। 156 नंबर, जीवाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। जीवाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पराबैंगनी तरंगों का। एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ा देंगे, आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है। 158 नंबर पर, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता हम कैसे मापते हैं? डायोप्टर से मापते हैं। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 159 देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से जो फोकस तक की दूरी है उसी को तो हम फोकस दूरी कहते हैं। 160 नंबर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा व उल्टा होता है। 161 नंबर, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 बड़ी तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी fe कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, खगोलीय दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता हमें बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी fo बड़ी तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी fe कम होनी चाहिए। 162 नंबर पर देखिए, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को विवर्तन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
यहां पर आ गए हम 163 नंबर पर। श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण व्यतिकरण की घटना है। पतली फिल्म का रंगीन दिखाई देने का कारण क्या है? व्यतिकरण की घटना है। 164 नंबर पर देखिए, तरंग संचरण के दौरान समान कला दोलन करते बिंदुओं के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। 165 नंबर देखिए, बिंदु स्रोत के कारण उत्पन्न तरंगाग्र गोलीय होता है। बिंदु स्रोत के कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होगा वो गोलीय होगा। जिस गति से के साथ तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है वह तरंग की चाल कहलाती है। तरंगाग्र स्रोत से बाहर की ओर बढ़ता है तो वो क्या कहलाएगी? तरंग की चाल कहलाएगी। 167 नंबर देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य बढ़ने पर प्रकाशीय यंत्र की विभेदन क्षमता घट जाती है। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगी तो विभेदन क्षमता घटेगी। आगे देखिए, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। व्यतिकरण की घटना तभी होगी जब दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए। 169, साधारण बल्ब से प्राप्त प्रकाश होता है अध्रुवीय प्रकाश होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है। 170, अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत का तरंगाग्र समतल होता है। यदि प्रकाश स्रोत अनंत पर है तो उसका तरंगाग्र क्या होगा? समतल होगा। 171 नंबर पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रकाश ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित होती है। 172 नंबर, विकिरण की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो विकिरण की प्रकृति कैसी होगी? अनुप्रस्थ होती है। प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है। 174 नंबर देखिए, प्रत्येक तत्व के रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निश्चित होती है। 175 नंबर, रेखीय वर्णक्रम परमाणु संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देता है। परमाणु संरचना, प्रकाश के रंग, ये सब सूचनाएं रेखीय वर्णक्रम देता है। 176 नंबर देखिए, परमाणु का आकार लगभग 10 की घात -10 मीटर होता है, जिसे 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। 177 नंबर, निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होती है, अर्थात निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है। निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अधिक होती है क्योंकि अंदर है वो, और उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कम होती है। अब आगे देखिए 178 नंबर देखिए, नाभिक में पाए जाने वाले निरावेशित कण को न्यूट्रॉन कहते हैं। जो निरावेशित कण नाभिक में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक में कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और जो आसपास गति करते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। 179, तारों में हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन ऊर्जा का स्रोत है। जैसे सूर्य में भी क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन हो रहा है। 180 नंबर पर देखिए, जब कम दृढ़ता से बंधित नाभिक अधिक दृढ़ता से बंधित नाभिक में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा विमुक्त होती है। आगे देखिए 181 नंबर, अलग अलग पदार्थों के वे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान होती है लेकिन प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, ऐसे तत्व परमाणुओं को समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे समस्थानिक और समभारिक हमने पढ़े थे, वैसे ही समन्यूट्रॉनिक, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या यहां पर कैसी है? समान है। 182 नंबर पर देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन तथा कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन द्वारा इस एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर नाभिक ही रह जाता है जो कि एक ही प्रोटॉन से बना होता है, अतः हाइड्रोजन नाभिक एक प्रोटॉन है। कब? जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो हाइड्रोजन नाभिक ही बचेगा, तो हाइड्रोजन नाभिक ही वास्तव में क्या है? एक प्रोटॉन है। 183 नंबर, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। जितने प्रोटॉन होंगे नाभिक में वही उसकी परमाणु संख्या होगी, वही उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु संख्या होगी।
184 नंबर देखिए, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रबल नाभिकीय बंध द्वारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बंधे होते हैं। 185 नंबर देखिए, अशुद्धियां सहित चालक को निज अर्धचालक और नंड गेट में एंड गेट के साथ नॉट गेट होता है। आगे 187 नंबर देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल एवं अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में ज्यादा कौन होंगे? होल होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। और एन प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और होल कम होंगे। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई लगभग 10⁻6 मीटर की कोटि की होती है। अवक्षय परत आगे देखते हैं। 189 देखेंगे, पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है। 190 नंबर, जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तो विद्युत धारा के लिए इसका प्रतिरोध निम्न होता है एवं उत्क्रम अभिनति में होने पर उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है। इस प्रकार धारा केवल एक ही दिशा में बहती है। 191 नंबर, पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत में निश्चल आयन होते हैं। अवक्षय परत में क्या होते हैं? निश्चल आयन होते हैं। 192 नंबर पर देखिए, अपद्रव्य या अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक में चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। अशुद्धियां मिलाया तो चालकता बढ़ जाती है क्योंकि प्रतिरोध कम हो जाता है। 193 नंबर, संधि डायोड का उपयोग, संधि डायोड का उपयोग दिष्टकारी के रूप में किया जाता है। दिष्टकारी के रूप में संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। 194 नंबर पर देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुसंख्यक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। 195 नंबर, सिलिकॉन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन जो है वो 14 है, उसका परमाणु क्रमांक तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 है ना। तो यहां पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 है। पी प्रकार के अर्धचालक में कोटर या होल की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। पी प्रकार के पास होल ज्यादा होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। किसी अर्धचालक के ताप को बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ जाती है, जबकि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध कम हो जाता है, इस कारण से चालकता बढ़ जाती है। जबकि क्या होता है, किसी धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, चालकता घटती है, लेकिन अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, चालकता बढ़ जाती है। 198 नंबर पर, अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। 199 नंबर पर, एक एएमयू या एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, कार्बन 12 के एक तटस्थ परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग होता है। कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12 भाग को हम क्या बोलेंगे? एक एएमयू या एक एटॉमिक मास यूनिट। 200 नंबर का हमारा अंतिम, परमाणु के नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो आयतन होगा परमाणु नाभिक का, उसकी द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, ये 200 वस्तुनिष्ठ वन लाइनर की क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।